everyone, this is Bushra Rizwan, welcomes you in Vidya Hut। तो स्टूडेंट, आज की ये जो वीडियो है ये हमारी सेकंड वीडियो है। जो लास्ट टाइम हमने चैप्टर पढ़ा था फेडरलिज्म, यानी कि जो हमारी बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसका जो सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म, इसका हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे कि फेडरलिज्म चैप्टर में आगे क्या दिया गया है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। फेडरलिज्म में हम लोग देखते हैं कि दो या दो से ज़्यादा टाइप की हमें गवर्नमेंट दिखाई देती है, यानी कि 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट या 2 से ज़्यादा होती हैं। तो ये जो फॉर्म है फेडरलिज्म, जिसको हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा फॉर्म है पावर शेयरिंग का। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था पावर शेयरिंग, यानी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, इसमें हम लोगों ने कई फॉर्म्स देखे थे पावर को शेयर करने से। यानी कि जब हम लोग पावर को शेयर करते हैं तो जो देश की यूनिटी है ना, वो बनी रहती है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे पावर शेयरिंग की, चैप्टर नंबर फर्स्ट की, तो उसमें एक फॉर्म हमने पढ़ा था वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पावर को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब वर्टिकली जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो कैसे, जैसे कि आप लोग वर्टिकल लाइन जानते हो, यहाँ पे जैसे वर्टिकल लाइन होती है ना, स्टैंडिंग लाइन हम लोग बात करेंगे। जो स्टैंडिंग लाइन होती है इस रूप में, कैसे, जैसे कि हम लोग देखेंगे एरो, जैसे आप लोग जानते हो, या अगर हम लोग बात करेंगे सीधा एरो बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो गवर्नमेंट होती है कैसी होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो ज्यूरिडिक्शन है, यानी कि क्षेत्राधिकार है, वो बड़ा होता है। पूरे राष्ट्र में जिस रूप में उसे पावर दी जाती है या जितनी उसको पावर दी जाती है, वो पूरे देश को अपने अंडर में लेके उसमें गवर्न कर सकते हैं या अपना शासन चला सकते हैं। इसके अलावा फिर कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट, उसका पर्टिकुलर एक एरिया होता है, उस एरिया में अपना वर्क कर सकती है, उतना क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए ये है पूरा देश, देश को जो गवर्न कर रही है पूरे देश को, वो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके कई सारे पार्ट अगर हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग प्रोविंसेस कहते हैं, हर एक पार्ट में अपनी खुद की एक गवर्नमेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी टाइप की गवर्नमेंट हमें दिखेगी कैसी, लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग कहेंगे पंचायत, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, रूरल क्षेत्रों में होती है, या हम लोग बोलेंगे म्यूनिसिपल, जो कि अर्बन क्षेत्रों में होती है, शहरी क्षेत्रों में होती है। अब ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से होती है। ये जो गवर्नमेंट होती है अपने उस जिस जगह की गवर्नमेंट होती है उस एरिया को कवर करती है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो क्षेत्राधिकार है ना बढ़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 टाइप की गवर्नमेंट हमें अपने इंडिया में दिखाई देती है, जो किसका रूप है, ये है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का। क्लियर, यहाँ तक हम लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए थे लास्ट वीडियोस में, और अगर आपको नहीं पता है तो हमारी फर्स्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास का, इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से पावर को डिवाइड किया जाता है या डिवीजन में रखा जाता है। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पावर को कैसे डिवाइड किया जाता होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती होगी कि ज्यादातर पावर हमें चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट चाहती होगी कि ज़्यादा पावर हमें चाहिए, और कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल भी आता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके क्षेत्र में तो पूरा देश आता है, तो जो चाहे वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट पूरा स्टेट उसके अंडर में आ रहा है तो जो चाहे वो काम कर सकती है। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, हर चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हर पावर के बारे में बताया गया है कि किसके पास कितना अधिकार है, अपनी पावर को कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी के थ्रू यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिवीज़न ऑफ पावर्स में हम लोग क्या देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से या कौन कौन सी उनको पावर दी गई है। ये पावर को की एक लिस्ट बनी होती है, यानी कि उस लिस्ट में कौन कौन से एरिया इनके अंडर में आते हैं। तो वो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऑलरेडी ये डिक्लेयर किया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें किसके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। लेजिस्लेटिव की अगर बात करें तो कानून बनाने की बात की गई है, यानी कि किस एरिया में वो नए तरीके के कानून के तहत उसको अपने अंडर में वहाँ पे गवर्न कर सकते हैं या मतलब कि राज्य कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो किसके अंडर में आती है, यूनियन लिस्ट में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, यूनियन लिस्ट होती है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट होगी। और ऐसे भी कुछ
मैटर होते हैं जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके डिसीजन लेते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि अगर हिंदी में बात करें, यूनियन लिस्ट क्या हो जाएगी, केंद्र सूची। यानी कि यूनियन लिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, केंद्र की सूची यहाँ पे हो जाएगा, केंद्र सूची। अगर हम लोग बात करेंगे स्टेट, तो ये राज्य सूची हो जाएगा। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, समवर्ती सूची। यानी कि जहाँ पे दोनों लोग, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लोग मिलके डिसीजन लेते हैं। यानी कि दोनों लोग यहाँ पे जब भी कोई कानून बनने की बात होती है, दोनों लोग मिलके डिसीजन लेते हैं, वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट। अब कौन कौन से मैटर किसके किसके पास आते हैं वो देखिए। किस किस क्षेत्र में वो लोग अपने अपने रूल्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है यूनियन लिस्ट, जिसे केंद्र सूची कहा जाता है। क्या बोलते हैं, केंद्र सूची। देखिए, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। यानी कि ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं, ऐसी लिस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कोई भी डिसीजन ले सकती है। खासकर अगर हम लोग बात करेंगे डिफेंस, जब देश की सुरक्षा की बात होती है तब किसी राज्य से नहीं कहा जाएगा कि आपकी क्या पॉलिसी है, या राज्य से नहीं पूछा जाएगा, किसी स्टेट से नहीं पूछा जाएगा। केंद्र गवर्नमेंट जो होगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी, वो खुद डिसीजन लेगी कि कैसे अपने देश को प्रोटेक्ट करना है। और डिफेंस में आप लोग जानते हैं जो हमारी 3 फोर्सेज हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, किस तरीके से क्या रूल बनना है, कैसे मेंटेन करना है, ये सारी ही चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे फॉरेन अफेयर्स, कौन सा देश हमारा मित्र साबित हो रहा है, कौन दुश्मन है, कैसे उससे निपटना है, क्या पॉलिसीज अप्लाई करनी है, फॉरेन से व्यापार किस तरीके से करना है, ट्रेड किस तरीके से करना है, या फॉरेनर्स अगर हमारे यहाँ के व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो कौन सी पॉलिसी या कौन सी रूल्स बनाए। बैंकिंग, यानी कि पैसों के लेन देन का जो मैटर होता है, वो सारी ही चीज़ें। इसके अलावा कम्युनिकेशन यानी कि किस तरीके से हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट होना है, कनेक्ट होना है, रोड्स वगैरह का निर्माण जो होता है, बाकी जो आजकल इंटरनेट वगैरह, ये सारी चीज़ें सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगी। ये करेंसी जैसे आप देखते हैं नोटबंदी हो जाती है, या कभी कभी छपा हुए नोट को वापस ले लिया गया, जैसे 2000 नोट को अब वो नहीं चलन में है या उसको ले लिया गया है। तो ये सारे जो डिसीजन होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। क्यों लेती है, क्या रीजन है इन सारी चीज़ों पे डिसीजन लेने का। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए। यूनिफॉर्म पॉलिसी का मतलब क्या है, एकीकृत, यानी कि एक जैसी चीज। पता चले अगर करेंसी सेम नहीं है, पता चले अगर हम उत्तर प्रदेश में 10 रुपए किसी और को कहते हैं और हम महाराष्ट्र जा रहे हैं तो वहाँ पे 10 रुपए कुछ और है। जैसे अगर हम लोग इंडिया में है तो रुपीस चल रहे हैं, और हम जा रहे हैं अगर अमेरिका वगैरह तो वहाँ डॉलर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिफिकेशन है, देश में एक सी करेंसी होना, एक सी वैल्यू होना, तो ये सारे यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी के लिए ये सारे मैटर किसके अंडर में जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हैं। The union government alone can make laws relating the subjects mentioned in the union list. इस लिस्ट में जितने भी मैटर हैं, जो भी मैटर है इस लिस्ट में आते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट अकेले खुद, यानी कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट इस बात पे डिसीजन ले सकती है। कौन कौन से डिसीजन है वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफेंस, यानी कि सुरक्षा का मामला होता है, फोर्सेस के बारे में डिसीजन कौन लेगा, केंद्र सरकार। एटॉमिक एनर्जी के बारे में जैसे शोध संस्थान होते हैं, वो सारे डिसीजन कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, वॉर एंड पीस, युद्ध रखना है या शांति बनाए रखना है। बैंकिंग के मामले, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राम, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज। ठीक है, यानी कि सिक्के जो ढाले जाते हैं, जो करेंसी बनती है या व्यापार होता है विदेशों में, ये सारे ही डिसीजन केंद्र सरकार लेती है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट लिस्ट। नेक्स्ट है आपकी स्टेट लिस्ट, यानी कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन से मैटर आते हैं। तो स्टेट लिस्ट में जैसे कि देश अपने राज्य को सुरक्षित रखना है, तो राज्य में किस टाइप के नियम बने,
कौन सी चीजों को अप्लाई किया जाए जिससे क्राइम कम हो, इसलिए हर राज्य की पुलिस अलग होती है। ठीक है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। तो पुलिस जो होती है सुरक्षा देती है, वो हर राज्य की अलग होती है। ट्रेड व्यापार, राज्य स्तर का जो व्यापार होता है, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, एग्रीकल्चर और इरिगेशन यानी कि हम देखते हैं कुछ क्षेत्रों में तो रिवर्स वगैरह होती हैं, अच्छे से इरिगेशन होती है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, स्टेट कुछ ऐसे हैं जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करवाना या इसके लिए कोई डिसीजन लेना, ये सारे ही फैसले राज्य सरकार करती है। द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द लिस्ट, स्टेट लिस्ट यानी कि ये जितने भी स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर है, ये सारे कौन डिसीजन लेता है, ये लेती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती के ऊपर जब मैटर होता है, पुलिस, प्रिजन यानी कि जेल, लोकल गवर्नमेंट ये जैसे कि पंचायत और म्युनिसिपल, पब्लिक हेल्थ, लैंड जब जमीन की कोई बात होती है लेन देन की, लिक्वर यानी कि शराब, अल्कोहल वगैरह, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज, ये सारे ही डिसीजन या कानून बनाने होते हैं जब, तो ये डिसीजन कौन लेता है, स्टेट लिस्ट में आते हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट लेती है। अभी हमने बात की थी कि 3 लिस्ट होती हैं, यानी कि एक लिस्ट यूनियन लिस्ट हो गई, दूसरी आपकी स्टेट लिस्ट हो गई, थर्ड आपकी कौन सी है, ये है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लोग मिलके डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो राज्य से बढ़कर होते हैं, यानी कि राज्य के बाद भी उनका संबंध बाहर तक फैलता है, एक राज्य तक सीमित नहीं रहता है, तो ऐसे मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन लेते हैं। अब ये कौन कौन से मैटर होते हैं, देखिए यहाँ पे कानून बनाने की जब मैं बात करूँ डिसीजन लेते हैं, तो तब आप लोग समझना कि कानून बनाने की बात कही गई है। ओके, तो देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में आती है एजुकेशन, यानी कि स्टेट जो गवर्नमेंट है वो तो एजुकेशन के जो भी मैटर होता है, जो भी रूल होते हैं, नियम होते हैं, उसको वो अप्लाई करते हैं, कानून बनाते हैं। लेकिन देश तभी आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा जब वहाँ के नागरिक पढ़े लिखे होंगे, तो ये सिर्फ मैटर उस राज्य का नहीं है बल्कि देश का भी है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर जो और दूसरा प्रॉपर्टी का मैटर होता है, वो दोनों लोग मिलकर मतलब कानून बनाते हैं। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी कि जंगल के जो मैटर होता है, ट्रेड यूनियंस यानी कि जो व्यापारिक संगठन बनते हैं, एडल्ट्रेशन, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन यानी कि गोद लेना, किसी को एडॉप्ट करना और किसी को मतलब कि दान करना, संपत्ति वगैरह देना, ये सारी चीजें ये किसके अंडर में आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैरायटी देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या हो जाता है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज के आधार पे। तो देखिए, द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। अच्छा, हमारे देश में जब देश हमारा आज़ाद हुआ था या उस टाइम पे हमें स्टेट्स काफ़ी कम दिखाई देते थे, लेकिन अब क्या है, स्टेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये स्टेट कैसे बढ़े हैं, ये स्टेट बढ़े हैं लैंग्वेज के आधार पे। ठीक है, यानी कि हर स्टेट पर्टिकुलर वहाँ की क्या लैंग्वेज है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कल्चर है, उसको ध्यान में रख के स्टेट्स का डिवीज़न हुआ है। तो वही कहा गया है कि ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जिन देशों में जो स्टेट है लैंग्वेज के आधार पे बनाए गए हैं, उस देश की यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि देश काफ़ी सुरक्षित देखने को मिलता है, एकता देखने को मिलती है। इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और इसी के साथ ही यहाँ पे प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत कंफर्टेबली या स्मूथली चलती हैं। देखिए लैंग्वेज पॉलिसी, अब लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, अगर हम लोग हिंदी के अलावा बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 21 लैंग्वेज, यानी कि बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान में हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं हैं जिनको पहचान मिली है। ठीक है, अब इस पहचान को आपको लग रहा होगा पहचान मिली है तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, तो उसका सीधा सा मतलब है, अगर आप इतनी लैंग्वेजेस बोलते हैं, इनमें से कोई भी लैंग्वेज, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी पोस्ट निकलती है और आप अपनी लैंग्वेज, अपनी मनपसंद लैंग्वेज जो आपको आती है, आप उसमें एग्जाम दे सकते हो। पता चले हम इंटेलिजेंट बहुत है और मुझे इंग्लिश नहीं आती और पेपर इंग्लिश में होना है,
तो हम कैसे अपनी इंटेलिजेंसी शो कर पाएंगे या कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हमारे भारत देश में जो 22 भाषाओं की पहचान हुई है, उन 22 भाषाओं में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं या जॉब्स वगैरह होती है वो इसी में इन्हीं लैंग्वेजेस से होती है। तो देखिए, a candidate in an examination conducted for the central government positions may take the examination in any of these languages, यानी कि वो किसी भी इनमें से किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, स्टेट्स टू हैव द ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि सिर्फ देश ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, बल्कि जो राज्य हैं वो भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यूज द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी इंग्लिश को भी एक लैंग्वेज के रूप में लेके चलती है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, ग्लोबली लैंग्वेज है। कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में अगर हम लोग जाएंगे, उनकी मदर लैंग्वेज जो भी हो उनकी, लेकिन इसके अलावा क्या देखने को मिलता है कि वो वहाँ के लोग इंग्लिश जरूर जानते होंगे। तो इंग्लिश क्या एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इसीलिए हम लोग इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा थोड़ा ध्यान देते हैं, ताकि हम लोग वर्ल्ड में कभी भी कहीं पे भी हो या बिजनेस करें या किसी से कम्युनिकेट करें तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है कॉमन लैंग्वेज सिद्ध हो, यानी कि बात कर सकें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? कोलिशन गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं गठबंधन की सरकार। ठीक है, गठबंधन की सरकार। तो देखिए, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस with many parties including several regional parties to form a government at the center। जब हम लोग ये देखते हैं कि देश में अगर किसी की गवर्नमेंट बन रही है और वहाँ पे मेजोरिटी अगर नहीं होती है, यानी कि सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें हमें नहीं मिलती हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो मेजोरिटी वाली जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसी पार्टी को ढूंढती है जो कम सीटें ही जीती हो, लेकिन उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट बनाने में वो पूरी कर दे। तो ऐसे क्या होता है, दो पार्टी आपस में मिल जाती हैं। अब जब दो पार्टी आपस में मिलती है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन की सरकार। ठीक है, जहाँ पे एक से ज्यादा पार्टी गवर्न करती हैं किसी भी नेशन को। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, यानी कि केंद्र से हटा दिया जाता है, यानी कि सारी पावर केंद्र को ना देके पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। तो देखिए, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, जब पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से ले लिया जाता है कुछ पावर, और वो किसको दे दी जाती है, लोकल गवर्नमेंट को, जैसे कि पंचायत म्युनिसिपल अभी मैंने बताया था। A major step towards decentralization was taken in 1992। अपने भारत देश की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो मेजर स्टेप था ना डिसेंट्रलाइजेशन का, ये 1992 में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ उसके बाद से ही पंचायत चुनाव वगैरह हुए थे। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब बदलाव किया गया, कि हमारा संविधान कैसा है, हमारे संविधान में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो समय के साथ बदल रही है या डिमांड है नए कल्चर को, तो उसमें हम लोग अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। इसी संशोधन के थ्रू 1992 में ये डिसाइड हुआ कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट बनेगी जो डेमोक्रेसी को और ज़्यादा पावरफुल बनाएगी और इफेक्टिव बनाएगी, जो कि क्या थी, लोकल गवर्नमेंट। नाउ it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies। अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी यानी कि मेन हो गया कि रेगुलरली लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शंस करवाए जाएं। Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स, इनको रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्व सीट दी जाती है, क्योंकि काफ़ी समय से ये लोग काफ़ी बैक में रहे हैं, ये उतने आगे नहीं बढ़ पाए, तो अभी उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है ताकि वो समाज में बराबर से रह सके, बराबर का दर्जा मिल सके।
और इसी के तहत महिलाएं भी जैसे होती हैं, तो कुछ सीट्स क्या होती हैं, इनकी भी सेव होती है, ठीक है, रिजर्व होती है। देखिए नाउ सी द लास्ट स्लाइड, ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है फेडरलिज्म ये फिनिश हो जाएगा। तो देखिए एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व्ड फॉर विमेन, यानी कि महिलाओं के लिए लगभग सभी जगहों पे, सभी पोजीशन पे 1/3 यानी कि 1/3 33% लगभग विमेन्स के लिए सेव होता है। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन created in each state to conduct पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। अब क्या होता है, इंडिपेंडेंटली अगर देखेंगे तो यहाँ का इंडिपेंडेंटली इंस्टीट्यूशन क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे किसी गवर्नमेंट का रूल नहीं चलता है, ना ही किसी गवर्नमेंट के दबाव में कोई काम होता है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये अलग पूरी बॉडी है, ये अपने हिसाब से अपना काम करेगी इलेक्शंस वगैरह को ऑर्गेनाइज करने में। तो यही जो है आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन ये क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से लोकल चुनाव होने हैं, जो पंचायत और म्युनिसिपल वाले कब होने हैं, कितने सेक्शन में होने हैं, कैसे होने हैं, ये सारी जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में आती है। The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जरूरी होता है कि वो कुछ पावर को क्या करे, कुछ रेवेन्यू जो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, रेवेन्यू यानी कि जो राजस्व होता है वो लोकल गवर्नमेंट को दे ताकि वो वर्क कर सके। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और ये जो शेयरिंग है जैसे हम देख रहे हैं ना, स्टेट शेयर करता है, ये जो शेयरिंग है ये आपको हर स्टेट में अलग अलग मिलेगी, यानी कि सेम शेयरिंग नहीं मिलेगी, जो आपको यूपी में मिले वही एमपी में मिले, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट वही यूपी में, जो यूपी की गवर्नमेंट है जितना पैसा लोकल गवर्नमेंट में खर्च कर रही है या दे रही है, मतलब कि डेवलपमेंट के लिए उतना ही एमपी की गवर्नमेंट दे, सब लोग अपने अपने हिसाब से पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका लास्ट टॉपिक था डिसेंट्रलाइजेशन, ये हमारा सेकंड वीडियो था फेडरलिज्म का जो कि कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही मज़ा आया पढ़ने में। ये जो चैप्टर था फेडरलिज्म। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।